नमस्कार, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे RAS RPSC 2021 के लिए इकोनॉमी का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। हम अभी तक पब्लिक फिनेंस के ऊपर कम्प्लीटली बात कर ली है हमने, जिसमें मैंने बजट के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। और आज का जो वीडियो है वो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, ये इस वीडियो में मैं आपको GST के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और बाकी मोस्टली तो मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको GST समझना है तो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन, GST का इंट्रोडक्शन क्या है। तो मेनली GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस जो डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर गुड्स और सर्विसेज होती है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, GST जो है वो कंज्यूमर के थ्रू पेड किया जाता है। जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करने वाला है उसके द्वारा उसके थ्रू ये पे किया जाता है, वो उसे पे करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को किससे मिलता है? ये गवर्नमेंट को उस बिजनेसमैन से या फिर उस पर्सन से मिलता है जिसने गुड्स और सर्विस को सेल किया है। ठीक है, गुड्स देखो GST एक तरह से क्या है कि बहुत सारे टैक्सेस का एक वन फॉर्म है, एक वन टैक्स है। मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे हमारी कंट्री के अंदर, जैसे VAT हो गया, सेल्स टैक्स हो गया और भी एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे, राइट, टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जितने भी तरह के टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको एक साथ मर्ज करके उनका सम करके एक नया टैक्स बनाया गया जिसे नाम दिया गया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने का मेन पर्पस क्या था कि वन नेशन वन टैक्स। ये इसके पीछे जो फिलॉसफी थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो यही था कि वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक राष्ट्र के लिए एक ही टैक्स होना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी हद तक सही नहीं है क्योंकि टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स और GST में हम सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही इंक्लूड करते हैं। तो ये जो बेसिक है वो है GST क्या है, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। जितने भी टाइप की गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और जो उन्हें कंज्यूम करता है वो पर्सन उस GST को पे करता है। बेसिकली GST एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसे आप समझ गए होंगे कि जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है वो पे ना करके वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इसे गवर्नमेंट को पहुंचाता है। तो थर्ड पार्टी कौन हो गई? जो बिजनेसमैन जो उसे सेल या जो गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रहा है। ओके, अब मेन फीचर्स क्या है GST के मेन फीचर्स हैं। देखो, सबसे पहला एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, इसके बाद में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, देन आता है ड्यूअल GST रेट टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड और मल्टीपल रेट। इन सभी फीचर्स को हम एक एक करके डिटेली पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड से आप समझ रहे होंगे कि जहाँ से सप्लाई हो रही है, मतलब जिधर सप्लाई हो रही है उस साइड पे जी टैक्स लगता है, ना कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। देखो, GST इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सील ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। देखो, GST कहाँ एप्लीकेबल होता है? GST गुड्स और सर्विस की जहाँ पे सप्लाई हो रही है, मतलब सपोज कीजिए कि आप गए, मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई प्रोडक्ट है वो राजस्थान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, और उसे सेल किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। तो GST कहाँ चार्ज होगा? GST जहाँ पे सेल हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पे सेल हो रहा है वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया इसका पहला फीचर की एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। दूसरा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन से आप क्या समझते हैं? GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। GST क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन से आप क्या समझोगे? देखो, महाराष्ट्र में कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, चलो एक कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र ने बनाया, वो प्रोडक्ट आके बिका है राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर। अब जो GST चार्ज हो रहा है, ठीक है, वो किसको मिलना चाहिए? ठीक है,
नॉर्मल जो पहले के कॉन्सेप्ट था वो तो बताता था कि महाराष्ट्र को मिलना चाहिए जीएसटी, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर। लेकिन नहीं, जहाँ पर उसका आखिरी जो मंजिल है, डेस्टिनेशन, जहाँ पर वो कंज्यूम किया जा रहा है, वहाँ पर उसे जो स्टेट है उसे जीएसटी मिलेगा। तो ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, मतलब जहाँ से प्रोडक्ट ओरिजिन हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ उस स्टेट को टैक्स ना मिलके किससे मिलेगा, जहाँ पर वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, लास्टली जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे मैं, अगर महाराष्ट्र का गुड्स है और महाराष्ट्र में ही बिक रहा है तो वो टैक्स किसके पास आएगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास ही आएगा। लेकिन अगर कोई गुड्स है जो महाराष्ट्र में तो बना, कोई प्रोडक्ट है जो महाराष्ट्र में तो बना और राजस्थान के अंदर आके बिक रहा है, तो वहाँ पर जो जीएसटी किस स्टेट को मिलेगा, वो जीएसटी मिलेगा राजस्थान को। ओके, ठीक है, इसे आईजीएसटी कहते हैं, जो एक जीएसटी का फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद में आता है मल्टीपल रेट्स। जीएसटी के अंदर मल्टीपल रेट्स होती है। देखो, इनिशियली जीएसटी वाज लीड एट द 4 रेट्स। पहले क्या होता है, जो जीएसटी है वो 4 रेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता था, 5%, 12%, 16%, 28%। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी 0%, 5%, 12%, 16% और 28% के अंदर जीएसटी चार्ज किया जाता है। कितनी रेट से चार्ज किया जाता है। अब ये जो रेट्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया है। जैसे 0% के अंदर मेनली ऐसे गुड्स आएंगे जो एसेंशियल हो, जैसे कि हमारा फूड हो गया, मिल्क, एग, ऐसे जो एसेंशियल फूड्स आइटम्स हैं वो आते हैं। इसके बाद में 5% के अंदर जो एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, ऐसे गुड्स के ऊपर 5% से जीएसटी लगेगा। देन आता है 12%। 12% के अंदर कुछ जो मीडियम साइज के, मीडियम कैटेगरी के जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। देन आता है 16%, जिसे हम अभी 18% कहता है। ठीक है, 18%, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो लग्जीरियस गुड्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। और फिर आता है 28%। 28% के अंदर जो मोस्टली जो लग्जीरियस गुड्स जैसे कार हो गई, एसी वगैरह हो गए, ये सब यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। द शेड्यूल ऑफ और लिस्ट ऑफ आइटम दैट वुड फॉल अंडर द मल्टीपल स्लैब्स आर वर्क आउट ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, और ये जो जीएसटी मतलब कौन सी गुड्स के ऊपर कितनी रेट से जीएसटी लागू होगा वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाई गई है, तो इन्हें अलग अलग स्लैब्स के अंदर अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज को क्लासीफाई किया है। ओके, देन आता है ड्यूअल जीएसटी। अब ड्यूअल जीएसटी क्या है, देखो जीएसटी जैसे चार्ज होगा तो वो एक तो सेंटर के पास जाएगा और एक स्टेट के पास जाएगा। बेसिकली जीएसटी के 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, देन आता है यूटीजीएसटी, उसके बाद आता है हमारा आईजीएसटी। अब ड्यूअल जीएसटी से आप क्या समझते हैं कि मतलब जीएसटी 2 बार चार्ज होगा। आपको ये चारों के चारों जीएसटी टैक्स पे नहीं करने, आपको इनमें से 2 टैक्स ही पे करने होंगे। वो भी देखो समझिए, जैसे 18% जीएसटी के कोई गुड्स है, 18% के कोई कैटेगरी का गुड्स है, उसके ऊपर चार्ज हो रहा है, तो देखो 2 तरह के जीएसटी चार्ज होंगे। देखो आपने कभी बिल देखा होगा तो ऊपर लिखा होता है, पहले जीएसटी लिखा होगा, इतने में आएगा 18%, और देन इसके बाद में एसजीएसटी लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर आएगा 9%, और देन आता है हमारा सीजीएसटी जिसके ऊपर लिखा होता है 9%। तो अब आप इससे क्या समझते हैं, ड्यूअल जीएसटी से समझिए, इट इज़ द ड्यूअल जीएसटी विद द सेंटर एंड स्टेट simultaneously laying tax on the common base. GST to be laid by the center is called central GST and that will laid by the state is called the state GST. ठीक है, जीएसटी जब जीएसटी स्टेट के थ्रू चार्ज किया जा रहा है तो उसे स्टेट जीएसटी कहेंगे। ठीक है, और अगर जीएसटी सेंटर के थ्रू चार्ज किया जा रहा है तो उसे सेंट्रल जीएसटी कहेंगे। ठीक है, अब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी कब कब लागू होता है, देखो सपोज कीजिए राजस्थान के अंदर गुड्स और सर्विस, राजस्थान है, राजस्थान एक तरह से स्टेट है, तो यहाँ पर जो ड्यूअल जीएसटी चार्ज होगा वो कौन कौन से होंगे, एक तो एसजीएसटी होगा और एक होगा सीजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी का जो अमाउंट है, जो जितना भी कलेक्शन होगा वो किसके पास चला जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के पास। और सीजीएसटी का जो अमाउंट है, जो कितना भी टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है वो किसके पास चली जाएगी, सीधा सेंटर के पास। ठीक है, अब यहाँ पर ही अगर यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली हो गई, ठीक है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट में नहीं आता, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में आता है,
तो यहाँ पर क्या चार्ज होगा, यहाँ पर एक तो यूटी जीएसटी चार्ज होगा, ओके, और इसके साथ ही सीजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो जीएसटी हम पे करते हैं या फिर कोई भी स्टेट या पे करा जाता है, वो दो तरह के जीएसटी पे किए जाते हैं, या तो वो स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी हो सकता है, या फिर यूटी जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी हो सकता है। अब देखो, अगर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी तो कॉमन है, क्योंकि स्टेट कंट्री के अंदर पूरा यूनियन टेरिटरीज भी आती है और स्टेट भी आती है, तो सेंटर के पास तो पैसा जाना है, वो जाके ही रहेगा, ठीक है। तो सीजीएसटी तो चाहे वो यूनियन टेरिटरी में लग रहा हो या फिर स्टेट में लग रहा हो, वो तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे एसजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, और सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो वहाँ पे यूटीजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, ओके। Import of goods or services would be treated as interstate supplies and would be subject to the integrated goods and service tax IGST in addition to the applicable custom duties। देखो, अब ऐसा भी होता है, जैसे सपोज कीजिए राजस्थान में कोई गुड्स बन रहा है, वो महाराष्ट्र में जाके बिक रहा है, तो वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी हम लगाएंगे क्योंकि स्टेट है। लेकिन अब ये बताओ कि जो सीजीएसटी, जो सेंटर का जो जीएसटी का टैक्स है, वो तो सेंटर ले जाएगा, लेकिन एसजीएसटी किसको मिलना चाहिए? जो स्टेट बोले, राजस्थान बोलेगा कि मेरे पास यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो मुझे मिलना चाहिए वो टैक्स, ठीक है। और महाराष्ट्र बोलता है कि मेरे पास आके वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब मेरे लोग, मेरे स्टेट के लोग उसे खरीद रहे हैं, तो वो उस जो टैक्स है वो मुझे मिलना चाहिए। तब वहाँ पर ना तो एसजीएसटी काम करता है ना सीजीएसटी काम करता है। वहाँ पर एक जीएसटी का जो लास्ट टाइप है वो आ जाता है आईजीएसटी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कस्टम ड्यूटी के एडिशनल में लगाया जाता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी के अलावा ये आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब इस जीएसटी के थ्रू इसमें क्या करता है कि सेंटर क्या कहता है, राजस्थान को और महाराष्ट्र के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या कहेगा कि आप जो 18% जीएसटी है वो मेरे को दे दो, पूरा अमाउंट मेरे को दे दो, ठीक है। जीएसटी का पूरा 18% का अमाउंट इसके पास आ गया, सेंटर के पास। अब सेंटर डिसाइड करेगा कि ये जो स्टेट का जो जीएसटी है 9% वो किसको मिलेगा। देखो, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। मतलब जहाँ पर उसका आखिरी में कंज्यूम हो रहा है उस गुड्स का, उस स्टेट को वो जो टैक्स है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान को तो क्या, राजस्थान में तो वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और महाराष्ट्र में जाके वो बिक रहा है, तो वो जो 9% का जीएसटी है वो सेंटर किसको दे देगा, महाराष्ट्र को दे देगा। तो अब इसमें राजस्थान को क्या फ़ायदा होगा, तो देखो इसमें जो दोनों स्टेट है उसको फ़ायदा हो रहा है। महाराष्ट्र को तो ये हो गया कि उसके टैक्स मिल गया, ठीक है। और राजस्थान में क्या होगा कि गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उससे वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वैसे भी सुधरेगी, ठीक है। इसके बाद में आता है जीएसटी रेट टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। म्यूचुअली डिसाइड की जाती है, जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आर लेड एट द रेट्स टू बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द सेंटर एंड द स्टेट। द रेट्स आर नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देखो, जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, इसके अंदर ऑल द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो, साथ ही में जो यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो सेंटर के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो, उनकी एक कमेटी बनी हुई है जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोग म्यूचुअली एक डिसीजन के साथ, मतलब एक आपस में डिस्कशन करके डिसाइड करते हैं कि सीजीएसटी की रेट क्या होगी, एसजीएसटी की रेट क्या होगी और आईजीएसटी की रेट क्या होगी, ठीक है। और वो किस स्टेट में किस हिसाब से अप्लाई होगा, राइट। अब आता है लेजिस्लेटिव। जीएसटी का लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है, मतलब जीएसटी कब आया, कौन से बिल में इसका डिस्क्रिप्शन हुआ और ये अमेंडमेंट कौन सा था। तो देखो, इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014। इंडिया के अंदर जीएसटी बिल 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 122 सेकेंड अमेंडमेंट बिल, ये 122वां बिल था, ठीक है। 122 बिल था, ठीक है। और ये अमेंडमेंट कौन सा था, 101, ठीक है, राइट। दिस गॉट एन अप्रूव्ड इन 2016, was renumbered in the statute by the Rajya Sabha and the Constitution 101st Amendment Act 2016, ठीक है। देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि 122 और 101 क्या है। देखो, 122वां तो बिल है
जो जीएसटी का बिल है, जो बिल इंट्रोड्यूस किया, देखो सबसे पहले कोई भी एक्ट पास किया जाता है तो उसके लिए एक बिल प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो बिल की जो काउंटिंग होती है वो अलग तरह से होती है, और उसी बिल को पास होने के बाद जब वो एक कानून बन जाता है, एक अमेंडमेंट हो जाता है, उसकी काउंटिंग अलग होती है, ठीक है। तो जीएसटी जो बिल था, जो नंबर था जीएसटी का, वो 122वां था, राइट। और जब इसे पास करा दिया गया तो अमेंडमेंट जो बना वो 101वां था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना कि वो बिल के बारे में पूछ रहा है या फिर उसके अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है। अगर जीएसटी बिल के बारे में पूछ रहा है तो वो कौन सा होगा, 122, और अगर जीएसटी अमेंडमेंट कौन से अमेंडमेंट में हुआ था तो वो होगा 101, ठीक है। इसके अंदर प्रोविजंस क्या थे, देखो सेंट्रल जीएसटी क्या कवर करेगा, सेंट्रल जीएसटी टू कवर द एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट जीएसटी टू कवर वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स और लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी टू कवर द इंटर स्टेट ट्रेड, आईजीएसटी पर SE इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। देखो आईजीएसटी क्या करता है, इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे हम इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो आईजीएसटी उसी कवर करता है। देखो आईजीएसटी कोई जीएसटी का टाइप नहीं है, बल्कि एक तरह का सिस्टम है जो यूनियन और स्टेट टैक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि टैक्स किसको मिलेगा, तो वहाँ पर सेंटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाएगा कि किसको दिया जाए, राइट। और ये जो दिया गया है, ये जो अगर हमें पूछे कि आर्टिकल कौन से में है, तो कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया गया है, तो वो होगा आर्टिकल 246A, स्टेट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ये लिखा गया है कि स्टेट के पास पावर है कि वो गुड्स या टैक्स सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के अंदर काउंसिल होती है, एक समिति बनाई गई है जिसके अंदर 33 मेंबर्स होता है, ठीक है। जिसमें एक तो होता है यूनियन जो फाइनेंशियल मिनिस्टर वो, इसी के साथ में एक स्टेट फाइनेंशियल मिनिस्टर भी यहाँ पे होता है। देन 2 हो गए, इसके साथ में 28 जो हमारे यहाँ पे स्टेट हैं उनके जो अलग अलग फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे, तो टोटल हो गए 30। और इसके अलावा जो ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और वहाँ पे राज्यसभा के चुनाव कराए जाते हैं, तो वहाँ से भी एक जो राज्यसभा नहीं विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं, तो वहाँ से भी जो मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे। तो दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यहाँ के एक एक फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगे। तो इस तरह से मिला के 33 मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में। देखो आर्टिकल नंबर 279 ने जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन दिया गया है, जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय दिस प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न जीएसटी। its chairman is the Union Finance Minister of India with the minister nominated by the state government as its member। देखो जीएसटी काउंसिल फॉर्म किया जाएगा प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और इसके अंदर जो चेयरमैन है वो कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हमारे यहाँ पे निर्मला सीतारमण है, वो अभी यहाँ पे इस जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है। और स्टेट के अंदर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्ट होके आए हैं वो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। द काउंसिल इज डिवाइड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर एंड द स्टेट हैव 2/3। देखो काउंसिल को इस तरह से डिवाइड किया गया है जिसमें 1/3 जो वोटिंग पावर है वो तो सेंटर का होगा और 2/3 वोटिंग पावर किसका होगा, स्टेट का होगा। और जो भी डिसीजन आएगा वो 3/4, जिस पक्ष में 3/4 मेजोरिटी होगी उस डिसीजन को ही फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा, ओके। अब जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे जीएसटी के अंदर, कि जीएसटी के थ्रू जो टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए वो क्या था। एक तो था क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट मतलब एक राष्ट्र एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लाया गया था। बाय अमालगमेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इनटू अ सिंगल टैक्स। कैसे, बहुत सारे जो स्टेट टैक्स, स्टेट अपने अपने हिसाब से अलग टैक्स लगाते थे जीएसटी से पहले, और सेंटर अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स लगाते थे, तो उनको मिलाकर एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। और इसके बिहाफ पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, एक
कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करना चाहती थी। मतलब कि कहीं पर भी एक गुड्स की प्राइस अलग अलग ना हो, सेम हो। मतलब एक जैसे 18% कैटेगरी में जो गुड्स आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में भी उतनी ही प्राइस का हो, ठीक है, और राजस्थान में भी उतनी प्राइस का। उतनी प्राइस का मतलब कि इस पर जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, राइट, जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो 18% ही हो। मतलब अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र में इस जीएसटी से पहले क्या होता था कि कोई तो सर्विस टैक्स तो 14% लगाता था, कोई 12% लगाता था, गुजरात कम टैक्स लगाता था, क्योंकि ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होकर क्या करना चाहते थे, गवर्नमेंट एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करना चाहती थी। इसके बाद में आता है मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उस इफेक्ट को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया। अब टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे, सपोज कीजिए 15,000 कोई सर्विस रेंडर करना, कोई डॉक्टर है, वो 50,000 की सर्विस कोई प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसके ऊपर उसने 10% जीएसटी पे किया, टैक्स पे किया, ठीक है। अब उसने जो उस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए जो इक्विपमेंट्स लिए उसके ऊपर उसने भी वो 20,000 के मान लो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी उसने क्या कहा 10% से टैक्स पे किया, तो कितना हो गया, यहाँ से 5,000, यहाँ से 2,000, मतलब 7,000 का टोटल उसने टैक्स पे कर दिया। लेकिन जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में देखो ये होगा कि उसने 20,000 के ऊपर 2,000 रुपये तो टैक्स पे कर ही दिया। अब 5,000, ठीक है, अब 50,000 के का जो 10% होगा 5,000, वो क्या अब यहाँ पर 5,000 पे करेगा, नहीं, यहाँ पर क्या करेगा, वो 5,000 में से 2,000 लेस करके 3,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है जो टैक्स की फॉर्म में देगा। तो इस हिसाब से टोटल जीएसटी कितना हुआ 5,000। और जबकि पहले जो वाला जो सिस्टम था टैक्स के अंदर, उस हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा 7,000। तो क्या ये एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए काम हो गया। इसके बाद में आता है रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। अब बहुत जो बिजनेसमैन है या जो सेलर है उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन था, मतलब सर्विस टैक्स कलेक्ट करो, सर्विस टैक्स पे करो या फिर सेल्स टैक्स कलेक्ट करो, ऐसा कोई बर्डन नहीं रहा। सिर्फ एक ही टैक्स कलेक्ट करना है, जीएसटी, और उसकी ही हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वहाँ पे जो टैक्स का बर्डन था वो भी रिड्यूस कर दिया गया। इसके बाद में मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट आर मोर कॉम्पिटिटिव। इंडियन प्रोडक्ट को बहुत और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जीएसटी लाया गया। देखो इसके अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट ओइंग टू फुल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जहाँ पर अगर देखो टैक्स एक जैसे लग रहे हैं, हर स्टेट में जो टैक्स है वो एक जैसा लग रहा है, तो जो भी गुड्स है उसके अंदर कंपटीशन, मतलब सेम कंपटीशन लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे उसकी डिमांड ज़्यादा है तो कोई और स्टेट के टैक्स के बिहाफ पर उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, एक कंपटीशन लिया गया इंडियन प्रोडक्ट्स के बीच में। इसके बाद में आता है ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेटर। ईजियर टू एडमिनिस्ट्रेटर क्या कि एक ईजियर हो, जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। एक ऑनलाइन साइट है, वहाँ से आप जीएसटी नंबर कलेक्ट कर सकते हो और हर महीने के अंदर 3 बार आपको जीएसटी फाइल करना होता है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो एक ईजियर हो गया, राइट। तो ये था हमारा जीएसटी के ऊपर आज तक इंट्रोडक्शन, इसके फीचर्स और इसकी काउंसिल क्या थी। अगले वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी कवर कर लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।